जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है वेदश्री त्रिवेदी और हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल अर्थात पूंजी की लागत। कंपनी जो फंड प्राप्त करती है इन्वेस्टर्स से, फिर उन इन्वेस्टर्स को रिटर्न के तौर पर जो वापस करती है ब्याज या लाभांश, उसे ही कहा जाता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इस चैप्टर से रिलेटेड अगर हमारे पिछले वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं, जिनमें मैंने आपको डेट की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है और इक्विटी शेयर्स की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करी जाती है, अगर वो वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से जाकर के आप ऊपर आने वाले वीडियोज़ पहले देख लीजिएगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रिटेन्ड अर्निंग की कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की जाती है। रिटेन्ड अर्निंग अर्थात प्रतिधारित आय या एक्युमुलेटेड इनकम, एकत्रित की गई आय, तो इसकी लागत कैसे कैलकुलेट करी जाती है। देखिए भैया, जब हम लोग बात करेंगे रिटेन्ड अर्निंग की या एक्युमुलेटेड इनकम की, तो कंपनी को इसकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं चुकानी पड़ती है। लेकिन ऐसा कोई भी व्यवहार है नहीं, मैंने स्टार्टिंग के अपने वीडियो में बताया था कि आज के भैया उपभोक्तावादी समाज में ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं है जिसकी लागत आपको ना चुकानी पड़े। तो लागत हर एक व्यवहार की चुकानी पड़ती है। तो फिर ऐसा कैसे मान लिया जाए कि इसकी कोई कॉस्ट नहीं होगी। मेरा मानना है सबसे पहले तो हम लोग ये जानें कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। तो आज हम लोग को पढ़ना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग, कॉस्ट ऑफ और इसमें हमारा मानना है सबसे पहले आपको यही जानना चाहिए कि रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है। आइए मैं बताता हूं आपको बड़े ही आसान तरीके से कि रिटेन्ड अर्निंग एक्चुअली होती क्या है। जैसे मान लो किसी कंपनी ने प्रॉफिट अर्न किया, कितना, 5 लाख रुपए का। इस प्रॉफिट में से कंपनी सबसे पहले इंटरेस्ट पे करती है, किसका, इंटरेस्ट किसका, ऑन डेट। मान लो कंपनी के पास में 20% वाले 2 लाख रुपए की डेट है, तो 2 लाख का 20% कितना हुआ, 40,000 रुपया इंटरेस्ट का हो गया जो कंपनी पेमेंट करेगी सबसे पहले अपने डेट होल्डर्स को। 5 लाख में से 40 हटा दो, बचेगा 4,60,000। अब इसके बाद गवर्नमेंट कहती है हमको टैक्स दे दीजिए आप, तो गवर्नमेंट टैक्स लगा लेती है। यहाँ पर कुछ ना कहा गया हो तो 50% टैक्स मान लिया जाता है। 4,60,000 का 50% कितना होगा, 2,30,000 रुपया। बचेगा कितना, 2,30। अब इसके बाद में प्रेफरेंस शेयर आ जाएंगे। अगर कंपनी के पास हैं तो मान लेते हैं कि होंगे ही होंगे। कितने माने, हम इसको भी 2 लाख का मान लेते हैं और इसकी जो कॉस्ट मानते हैं वो भी 20% की ही मान लेते हैं कि 20% वाले प्रेफरेंस, वैसे इतने होते नहीं, 10-12% वाले होते हैं, मैं 20 मान लेता हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैंने डेट की कॉस्ट ऊपर 20 मान रखी है। अब अगर मैं इसका 10 मान लूँ तो ऐसा हो नहीं सकता। जो प्रेफरेंस की कॉस्ट होती है वो डेट की कॉस्ट से ज़्यादा होती है। तो भैया हम मानते हैं PD, प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड्स एट द रेट 20% ऑफ 1 लाख। 1 लाख प्रेफरेंस शेयर है 20% वाले, तो 1 लाख का 20% कितना हुआ, 20,000 रुपया PD का निकल गया। बचा कितना, 2,10,000 बचा। अब ये 2,10,000 रुपया जो प्रॉफिट बचा है ये किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। भाई सब कुछ तो निपट गया, डेट वालों को इंटरेस्ट दे दिया, गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड्स दे दिया, बचा कौन, इक्विटी शेयर बचे ना। तो बचा हुआ प्रॉफिट इक्विटी शेयर होल्डर्स का है। ये पूरा प्रॉफिट किसको मिलना चाहिए, इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलना चाहिए। लेकिन कंपनी कभी भी अपना पूरा लाभ अपने समतांशधारियों में डिविडेंड्स के तौर पर नहीं बांटती। इसी लाभ में से कंपनी क्या क्या करती है, जनरल रिजर्व तैयार करती है भविष्य की किसी भी हानि को पूरा करने के लिए। डिविडेंड्स इक्वलाइजेशन फंड बनाती है, कभी भी व्यापार में लाभ ना होने पाए या कम हो जाए तो भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को बराबर लाभांश दिया जा सके। एम्प्लॉयज एक्सीडेंट फंड बनाती है, कोई दुर्घटना हो जाए हमारे किसी एम्प्लॉय की तो उसको कैसे कंपनसेट किया जाए। एम्प्लॉयज़ वेलफेयर फंड बनाती है, अपने कर्मचारियों के कल्याण के लिए कोष बनाती है, वो सब यहीं से बनाए जाते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया जाता है, ऋण पत्रों के शोधन के लिए संचय किया जाता है। ये सब कहाँ से किया जाता है, इसी प्रॉफिट से तो किया जाता है।
बात समझ रहे हो? तो मैं केवल एक एग्जांपल लेता हूं जनरल रिजर्व का। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व एट द रेट 20%। 2,10,000 रुपए का 20% कंपनी ट्रांसफर कर रही, कहां पर? जनरल रिजर्व में। 2,10,000 का 20% कितना होगा? 21 दूना 42, 42,000 रुपया कंपनी ट्रांसफर कर देगी जनरल रिजर्व में। लेस कर दो, यहां से क्या बचेगा? यहां भैया 10 से 4 जाएगा 6 और 1,68,000 रुपया बचा। ये किसको दिया जाएगा? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बात समझ रहे हो? देखो, इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट बना था? 2,10,000, लेकिन 42,000 रुपया जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया गया। इसी तरीके से अन्य कई रिजर्व ट्रांसफर करके बनाए जाते हैं। मैंने केवल एक एग्जांपल लिया, तो 42,000 जनरल रिजर्व में चले गए। अब बटेगा कितना? 1,68। जिसने 2,10 कमाए उसको 1,68 पकड़ाओ, मान जाएगा? क्या संतुष्ट हो जाएगा इस बात से? नहीं संतुष्ट होगा। कब तक नहीं संतुष्ट होगा? जब तक रोके गए पैसे में, जब तक रोके गए पैसे में वो कुछ अपना भविष्य नहीं देख रहा होगा। अर्थात कंपनी की ओर से जो पैसा रोक लिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग। और उस रिटेन्ड अर्निंग पर इक्विटी शेयर होल्डर्स क्यों कोई विवाद खड़ा नहीं करते? क्योंकि वो इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देखते हैं, इसकी अवसर लागत वो देखते हैं कि आज नहीं, आगे आने वाले समय में हमको इसका लाभ मिलेगा, हमारे शेयर्स की वैल्यू और बढ़ेगी। जब हम अपनी जो अवसर हमें मिलने वाले हैं, अगर हमारे पास फंड होगा तभी तो उनका फायदा उठा पाएंगे, अदरवाइज नहीं उठा पाएंगे। तो अगर कंपनी ने इस पैसे को हमारे रोक लिया है तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन मजबूत रहेगी और इससे कंपनी लॉस में नहीं जाने पाएगी या फिर डिसोल्यूशन में नहीं जाने पाएगी। इस वजह से इक्विटी शेयर होल्डर शांत हो जाते हैं। लेकिन शांत होने का मतलब ये कतई नहीं है कि वो चाहते हैं इस पर हमें कुछ ना मिले, मैं संतुष्ट हूं। भैया अगर आप नहीं रोकते, मान लो कंपनी के पास में 10,000 इक्विटी शेयर हो, 10,000 इक्विटी शेयर, तो उनको जब हम 1,68,000 बांटेंगे तो 1,68,000 को 10,000 में डिवाइड करिए आप, कितना आएगा? 16 रुपया 80 पैसा एक शेयर होल्डर को मिलेगा। जबकि उनको 2,10,000 डिवाइडेड बाई 10,000 बराबर 21 रुपया पर शेयर मिल सकता था। एक शेयर पर 21 मिल सकता था, अब उनको 16 रुपया 80 पैसा मिल रहा है। अगर ये पैसा इक्विटी शेयर होल्डर को मिल जाता, वो कहीं इसको इन्वेस्ट करके, री इन्वेस्ट करके इस पर और लाभ कमा सकते थे। आपने रोक लिया, उनको कम पेमेंट किया है, तो आप इस लाभ की भरपाई करेंगे, उनके जो उनको लॉस हुआ उसकी भरपाई आप करेंगे। कंपनी यही सोचकर चलती है कि इनका पैसा जो मैंने रोका है उस पर भी मुझे लागत उसकी चुकानी पड़ेगी, उस पर इतनी लागत चुकानी पड़ेगी जितना इन्होंने सोचा था, तभी तो इनको प्रसन्न रख पाएंगे। इनको प्रसन्न रखना बहुत जरूरी है। बस भैया, जो कंपनी ने ये पैसा रोक लिया है इसी को एक्युमुलेटेड इनकम कहते हैं, क्योंकि प्रत्येक वर्ष कंपनी रोकती रहती है, पूरा पैसा अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को नहीं देती है उनके हिस्से का, तो रोकते रहते हैं, तो एकीकृत आय बन जाती है, उसको कहते हैं एक्युमुलेटेड इनकम या रिटेन्ड अर्निंग, प्रतिधारित आय। हमने इक्विटी शेयर होल्डर्स की कुछ इनकम को अपने पास रोक लिया है, उसको कहते हैं प्रतिधारित। तो फिर कंपनी को इसकी लागत चुकानी पड़ती है और उसी लागत को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। अब आइए जानते हैं कैसे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैलकुलेट की जाती है। इसके दो मेथड होंगे, एक होगा हमारा अर्निंग यील्ड मेथड और दूसरा होता है जिसको कहते हैं डिविडेंड यील्ड मेथड। ये दो मेथड होते हैं। देखिए भैया, हम आपको बता चुके हैं पिछले वीडियो में, जब मैंने इक्विटी की कॉस्ट आपको पढ़ाई थी, हम लोग को कॉस्ट कर कैसे इसमें कैलकुलेशन की जाती है, यही दोनों मेथड उसके भी होते हैं। हम लोग को यहां पर आकर बात करनी है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग। कैसे? आफ्टर टैक्स। बिफोर टैक्स ये होती नहीं, बिफोर टैक्स केवल डेट की कॉस्ट होती है, उसे आफ्टर हमें बनाना पड़ता है। बाकी प्रेफरेंस, इक्विटी और रिटेन्ड की कॉस्ट हमेशा आफ्टर टैक्स आती है,
इसे बिफोर बनाना हो तो बना लीजिए, बिफोर का कोई यूज नहीं होता है, लेकिन बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग आफ्टर टैक्स? देखिए अर्निंग की बात हो रही है ना, तो यहां पर ईपीएस अपॉन एमपीएस, ये वाला फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी जब पढ़ाई थी। अब यहां पर चूंकि हम लोग कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग पढ़ रहे हैं, तो ईपीएस के साथ साथ यहां पर 1 माइनस टीडी, 1 माइनस टीडी, और यहां पर अपॉन में एमपीएस 1 माइनस टीसी। अगर कोई इंडिविजुअल टैक्स रेट है तो यहां पर माइनस होगी, और अगर कैपिटल गेन टैक्स रेट है तो यहां पर माइनस होगी। अगर ऐसे शेयर्स पर कोई ब्रोकरेज या अदर एक्सपेंस किया गया है तो उसको भी माइनस करेंगे, 1 माइनस अगर ब्रोकरेज दी है तो 1 माइनस बी इंटू 100। इस तरीके से कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग अर्निंग यील्ड मेथड में कैलकुलेट की जाती है। अच्छा, डिविडेंड यील्ड मेथड में क्या होगा? कुछ नहीं बदलेगा, बता चुका हूं ना आपको, फॉर्मूला रटना नहीं है यहां पर, बहुत आराम से समझिएगा। जब अर्निंग यील्ड मेथड होता है तो ईपीएस होता है, और जब डिविडेंड यील्ड मेथड होता है तो डीपीएस होता है। अर्निंग और डिविडेंड्स में फर्क इतना है जितना मैंने आपको यहां पर बताया था। 2,10,000 पे प्रॉफिट कमाया था और 1,68,000 बांट रहे थे, तो अर्निंग 2,10,000 की हुई थी, लेकिन यहां पर बांट रहे थे कितना? 1,68,000। या अर्निंग की बात करेंगे तो अर्निंग हुई थी 5 लाख की और डिविडेंड्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिल रहा था 1,68,000 का। तो भैया जब अर्निंग मेथड हो तो बस ईपीएस, और डिविडेंड्स मेथड हो तो डीपीएस। यहां पर डीपीएस अपॉन एमपीएस 1 माइनस टीसी, यहां पर 1 माइनस टीडी 1 माइनस बी इंटू 100 इफ एनी, टीबी में 1 माइनस बी में अगर ब्रोकरेज है तो। इस तरीके से हमारी कॉस्ट आ जाएगी आफ्टर टैक्स। अब अगर हमें बिफोर टैक्स बनाना है तो इसको बनाएंगे कैसे? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग कैसे? बिफोर टैक्स जैसे। तो बिफोर टैक्स कैसे बनाएंगे भैया? कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी आफ्टर टैक्स, अपॉन 1 माइनस टीआर। याद रखो प्रेफरेंस में, इक्विटी में, रिटेन्ड में सब ऐसे ही कैलकुलेट की जाती है। कहीं बदला है क्या नियम? कहीं नहीं। तो फॉर्मूला रटना नहीं है, समझ लेना बस आराम से। अब बात आती है कि ये टीडी क्या है, टीसी क्या है, ईपीएस क्या है, एमपीएस क्या है, डीपीएस क्या है, बी क्या है। देखिए भैया जब बात हम लोग को करनी है यहां पर, ईपीएस क्या है वैसे पिछले वीडियो में बता चुका हूं, एमपीएस क्या है, डीपीएस क्या है, टीडी क्या है, टीसी क्या है, बी क्या है। ठीक, आओ ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर। एमपीएस का मतलब होता है मार्केट प्राइस पर शेयर। डीपीएस का मतलब होता है डिविडेंड्स पर शेयर। टीडी का मतलब होता है इंडिविजुअल टैक्स रेट। टीसी का मतलब होता है कैपिटल गेन टैक्स रेट। बी का मतलब होता है ब्रोकरेज रेट। ठीक है, देखिए ये तीनों ही पॉइंट क्वेश्चन में दिए होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे, बात खत्म। इंडिविजुअल टैक्स रेट शेयर होल्डर की टैक्स रेट होती है, अगर क्वेश्चन के अंदर टीडी दिया है तो दिया है, लिखेंगे, नहीं दिया है तो बात खत्म, हम लोग अपनी तरफ से निकाल के नहीं ला सकते। इसी तरीके से कैपिटल गेन टैक्स रेट क्वेश्चन के अंदर दिया है तो लिख लेंगे, नहीं दिया है तो अपनी तरफ से नहीं ला सकते, बात खत्म हो जाती है। ब्रोकरेज अगर दे रहे हैं तो दे रहे हैं तो लिखेंगे, नहीं दे रहे हैं तो बात खत्म, नहीं लिख सकते। बाकी ये तीनों चीजें आप जानते हैं। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कंपनी जितना ओवरऑल कमा रही है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दोगे तो ईपीएस आ जाएगा। मार्केट प्राइस पर शेयर क्वेश्चन के अंदर दिया रहता है कि शेयर का मार्केट वैल्यू क्या इस समय चल रहा है, उसको कहते हैं मार्केट प्राइस पर शेयर।
100 रुपये वाला शेयर 150 रुपये मार्केट में चल रहा है तो 150 रुपये MPS हो गया। डिविडेंड्स पर शेयर का मतलब होता है जितना ओवरऑल प्रॉफिट डिक्लेयर किया जा रहा है डिविडेंड्स के लिए, उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर दो, DPS आ जाएगा पर शेयर। ठीक, जैसे मान लो किसी कंपनी के पास 1 लाख शेयर हैं और उसने 5 लाख कमाई करी है, तो 5 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख बराबर 5 रुपया हो गया EPS। ठीक, मार्केट में शेयर का वैल्यू चल रहा है 150 रुपया पर शेयर, कंपनी 5 लाख में से 2 लाख रुपया डिविडेंड्स डिक्लेयर करती है, तो 2 लाख डिवाइडेड बाई 1 लाख बराबर 2 रुपया पर शेयर क्या हो गया, DPS हो गया। लो बस हो गया कैलकुलेशन पूरा। बात समझ में आई? उम्मीद है बड़ी आराम से इसको आपने समझ लिया होगा और फॉर्मूले आपको रटने नहीं पड़ेंगे, इजीली याद कर लेंगे आप। देखिए भैया ये बुक ही बहुत महत्वपूर्ण है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। भैया अगर इसको सही तरीके से नहीं जानते हैं तो कभी आप सही तरीके से डिसीजन मेकिंग कर नहीं सकते।